देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के बाद अब नेम प्लेट मॉडल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में सभी रेस्तरां और ढाबों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। हाल ही में सामने आई घटनाओं के बाद, जिसमें जूस, दाल और रोटी जैसे खान पान की वस्तुओं में थूक और पेशाब मिलाने के विभिन्न मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिस वजह से सरकार ने तत्काल और सख्त कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस संदर्भ में आप देखिए एक ऐसा प्रण लिया, एक ऐसा फैसला लिया, एक बैठक बुलाई जहां पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाना अनिवार्य, यानी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें मिलावटखोरों और खाद्य सामग्री में गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ ठोस नीतियां बनाई गई हैं। इन नीतियों का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं है, बल्कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना है। बढ़ते फूड जिहाद के चलते ही योगी सरकार को ऐसा कानून लाना पड़ा, और उसकी वजह क्या है? वजह आपको दिखाएंगे 8 विन में वो 8 तस्वीरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि भाई ये फैसला लिया क्यों गया, अगर लिया गया तो सही है। कारण ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में हम आपको दिखाएंगे 8 विन के माध्यम से, जहां पर कहीं थूक दिया जाता है, कहीं पेशाब कर दिया जाता है। ये लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये मुद्दे भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कपड़ों में थूका गया है, और कहीं देखिए गोलगप्पों में थूका गया है, खाने पीने के सामान में थूका गया है। तो ये हकीकत है जिसके बारे में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, तो आप देखिए अब इसी का सपोर्ट, इसी का समर्थन जो है वो किया गया है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, कि भाई अब ओनर को आईडी जो है वो उसको दिखानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी आईडी, तब जाकर अब बात बनेगी। तो हिमाचल प्रदेश ने योगी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर अब एक मोहर यहां पर लगा दी है। उनके फैसलों की सराहना तो की गई है। होटल, रेस्टोरेंट, अब हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य की बात यहां पर सामने आ गई है। आप देखिए कैसे, कहां पर, कैसे कैसे हर जगह कहीं पर थूक जिहाद के रूप में ये फैलाया जा रहा है। नाम कुछ और, वहां टी स्टॉल पे नाम कुछ और, आप स्कैन करेंगे तो नाम कुछ और। इसका कारण क्या है? आजकल जिस तरीके से ये चल रहा है, ये जो हो रहा है, उसमें आप देखिए अब योगी का जो मॉडल है वो अब इसमें बेहतर क्यों समझ में आया है? क्योंकि अब लोगों को समझ में आया है कि अगर नाम दिखाया जाएगा तो पता लग पाएगा कि मिलावटखोर कौन है, किसके द्वारा ये किया गया है, और ये पता लगना बेहद महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस सरकार के मंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के विक्रमादित्य सिंह ने, उनकी तरफ से एक तारीफ, आप इसको समझिए, कदम कैसे उठाए जाएंगे आप वो देखिए, आप इसको समझिए। हिमाचल प्रदेश ये कदम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की दुकान चलाने वालों की पहचान सामने रखने के इस कदम की सराहना भी की गई है, ऐलान भी किया गया है। तो कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तारीफ की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया है। उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी करने की जानकारी भी दी है। सोचिए, ये जो यूपी का मॉडल है अब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में चलाएगी। हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए कल ही शहरी विकास एवं नगर निगम बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में यह कदम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद सामने आया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम और उनका पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा सरकार ने आदेश दिया है कि रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे में सब कहीं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, ताकि आप मामले को और बेहतर ढंग से समझ पाएं।
नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। सुना आपने, ये है हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह। इनकी सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल में सीएम योगी के फैसले की तर्ज पर रेहड़ी पटरी वालों को अपना नाम आईडी लगाकर दुकान चलानी होगी। इसके लिए हिमाचल सरकार ने बुधवार को नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है। इसी साल जुलाई में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ रास्ते में आने वाली सभी खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। ये आदेश शुद्धता और पवित्रता के दृष्टिकोण से लिया गया था। सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कांवड़ रूट में कुछ ऐसी दुकानें खुली हैं जिसके मालिक मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदू नाम से दुकान खोल रखी है। ऐसे दुकानदारों पर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन उस समय योगी सरकार के उस फैसले पर सपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्ष ने खूब हल्ला किया और किसी विशेष समुदाय के साथ छुआछूत का आरोप लगाया। लेकिन अब सीएम योगी के उसी मॉडल को कांग्रेस की सरकार अपना रही है। सीएम ने आदेश दिया है कि सभी रेस्तरां, ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इन प्रतिष्ठानों में काम न कर सके। मालिक और प्रबंधकों को अपने नाम और पते प्रमुखता से डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि कोई भी मिलावट की घटना होने पर उन्हें तुरंत पकड़ा जा सके। ये कदम एक स्पष्ट संदेश देता है कि अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माना कि लोगों में बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं हैं, जिसकी वजह से रेहड़ी पटरी वालों के लिए निर्णय लिया गया है। हिंदू धर्म के आस्था को ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार के इस फैसले पर चर्चा हो रही है। संजौली में अवैध मस्जिद मामले पर भी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कार्रवाई की मांग विधानसभा में की थी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ की साजिश पूरे देश भर में चल रही है। हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की खबर से पूरे देश में गुस्सा है। अब छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध माता बम्बलेश्वरी देवी की नगरी डोंगरगढ़ से इस तरह का मामला सामने आया है, जहां पोल्ट्री फार्म में भोग लगने वाले प्रसाद के लिए इलायची दाना बनाया जा रहा है, जिस पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और हिमाचल सरकार की तरह देश के सभी राज्य सरकारें स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी समेत सभी जरूरी कदम उठाएं ताकि तिरुपति जैसी घटना दोबारा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए कैसे योगी का मॉडल सही है और ये होना भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन वो व्यक्ति जो है वो खाना बना रहा है, और क्योंकि कुछ जिहादियों के द्वारा तो उनकी आदत है जो भी वो खाना बना के देते हैं उसमें थूक के देते हैं। कुछ लोग तो इतने बदतमीज, इतने बदमाश हैं कि वो आपके खाने में पेशाब, जूस में पेशाब करके आपको देते हैं, उसको आप पी भी जाते हैं। सोचिए किस तरीके की घातक बीमारियों को निमंत्रण आप दे रहे हैं। अब इसी मुद्दे को और विस्तार से आपको समझाते हैं, रिएक्शन क्या आया है। हैरानी की बात यह है कि योगी के इस मॉडल की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी द्वारा आलोचना की गई थी। इस वक्त आप स्क्रीन पर आपको एक ट्वीट भी दिखाएंगे, उस ट्वीट के माध्यम से आपको बताएंगे कि ट्वीट में कैसे प्रियंका गांधी द्वारा योगी के इस मॉडल की आलोचना करते हुए काफी कुछ कहा गया था। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें ट्वीट से जो है आलोचना कर दी गई थी
आप देखिए, योगी आदित्यनाथ का कोई फैसला हो उसका स्वागत तो नहीं किया जाएगा। हर उस मामले को लेकर एक ट्वीट जरूर आ जाता है कांग्रेस के द्वारा, प्रियंका गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, कि भाई योगी मॉडल का विरोध करना है। हम प्रयास करते हैं, लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट भी आ गया, और योगी मॉडल का विरोध करते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी विरोध करते थे। आप देखिए, उसे हिमाचल में कांग्रेस सरकार क्यों लागू करना चाहती थी, मन तो बदल लिया। आखिर योगी के बुलडोजर के बाद नेम प्लेट मॉडल इतना हिट कैसे हो रहा है, इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं। वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कौन से मुख्य कारण हैं जो कि ये हिट हैं। योगी मॉडल है इसीलिए हिट है। लीजिए, खाने पीने की चीजों में मिलावट की शिकायत, ये है मुख्य मुद्दा। दूसरी वजह भी आपको बता दें, खान पान की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना एक कारण है, एक मकसद है। दुकानदारों की असली पहचान, ये तीसरा मुद्दा भी आपको बताएं, असली पहचान का पता लगाना, ये महत्वपूर्ण है। और चौथा मुद्दा क्या है, चौथी कारण क्या है, फूड जिहाद पर लगाम लगाना, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, और अगला भी आप देखिए, अवैध तहबजारियों की जो है ओर से हिंसा के आरोप, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो एक कारण है कि भाई थूक जिहाद पर लगाम लगाने का जो प्रयास है वो है। अब स्ट्रीट वेंडर कानून क्या है वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। स्ट्रीट वेंडर्स पर कानून क्या है, राज्य नियम कानून और प्लान बनाए, राज्य सरकार बनाए, राज्य सरकार को इसको बनाना है, ये जरूरी है। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, स्थानीय निकाय इसके लिए सर्टिफिकेट देगा। स्ट्रीट वेंडर्स पर यह कानून है। शहरी स्थानीय निकाय टाउन वेंडिंग समिति बनाएगी, ये यहां पर स्ट्रीट वेंडर्स पर कानून है। तो कानून तो सारे हैं, कानून क्या है वो आपको बता रहे हैं। निकाय प्लान बनाने के लिए सर्वे कराएगी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, यह महत्वपूर्ण है, जिसकी इनकम 12 लाख से कम है साल की। और देखिए, अब ये देखिए, योगी हर जगह उपयोगी कैसे हैं। पहले और अब योगी का आदेश खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य। अब हिमाचल सरकार का निर्देश, खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना जो है वो जरूरी है। और क्या है, और आपको दिखाते हैं। योगी का आदेश, खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य, हिमाचल का खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना जरूरी। ये फर्क जो है वो अब आ गया है। योगी मॉडल हिट क्यों है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो देखिए, योगी हर जगह उपयोगी है, हर जगह उपयोगी है। चलिए, अब पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, अब वो प्रश्न आपको दिखाते हैं। क्या वो मुद्दा था जो हमने आपसे जिससे प्रश्न पूछा है, योगी के एक्शन से कुछ जिहादियों पर, ये जो फूड जिहाद है उस पर लगाम लगेगी क्या, ये आपको हमने बताया। ये प्रश्न हमने पूछा तो उत्तर था 94% लोगों ने कहा हां, 6% लोगों ने कहा ना। अगले मुद्दे की तरफ अब बढ़ेंगे, ये वाला मुद्दा तो हमने आपको बता ही दिया है। चलिए, हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेंगे तो फायदा आपको ही होगा, रिस्पॉन्स आपका। तो देश भर में चुनावी माहौल है, जातिवाद की राजनीति तो अक्सर देखने को मिलती है, पर अब महाराष्ट्र में मजहब की राजनीति के बोल बाले जा रहे हैं, बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज जी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तो पहुंचा, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या सिर्फ यही था? क्या इसके पीछे मुंबई को दहलाने की साजिश तो नहीं की जा रही थी? इम्तियाज जलील का आरोप था कि देखिए, महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है और इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है। साथ ही 60 एफआईआर होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इम्तियाज जलील की कहीं ये तिरंगा रैली अपनी सियासत चमकाने की कोशिश तो नहीं है। क्योंकि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो विधानसभा की तैयारी है चुनाव की, उसमें ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। लेकिन इम्तियाज जलील की अगुवाई में निकाली गई रैली के कारण शहर में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सड़क जाम करते जो अराजकता फैला रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने शहर के कोपरी हाईवे पर रास्ता रोको प्रदर्शन करने के लिए एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है।
लेकिन इन सब के बीचों बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इम्तियाज के साथ हजारों गाड़ियों में मुंबई की तरफ वो कूच कर रहा था, तब प्रशासन क्या कर रहा था? गाड़ियों की चेकिंग क्यों नहीं हुई है? महाराष्ट्र में वैसे भी घुसपैठिए कम नहीं है, क्या इस काफिले में वे लोग भी शामिल थे? आप देखिए, गाड़ियों में विस्फोटक और गैर कानूनी हथियार भी शामिल होने की आशंका है, तो टोल नाका और चेक पॉइंट पर इनकी चेकिंग क्यों नहीं हुई है? खैर, जब इतना बड़ा काफिला निकलता है तो सतर्कता जरूरी होती है, पर वहीं सावधानी को अंजाम देने के लिए प्रशासन को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। गाड़ियों में विस्फोटक होने के इंटेलिजेंस इनपुट सामने आए हैं। ये सब महज एक रैली के नाम पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, क्योंकि जलील की और उसकी पार्टी का एजेंडा और उसकी हरकतों से कोई अनभिज्ञ नहीं है, किसी को ऐसा नहीं पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो क्या ये उसी खोखले एजेंडे को अंजाम देने की तैयारी थी? गाड़ियां कहां से आई, कहां गई, किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या इसके पीछे कई बड़ी ताकतें शामिल हैं? सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि यह किसी बड़ी तस्करी को अंजाम देने के लिए एक चलता फिरता पब्लिक स्टंट था। साथ ही ऐसी भी जानकारी है कि ये एक भयानक और मुंबई को दहलाने के लिए क्या और भी तैयारी थी, जो फिलहाल नाकाम साबित हो गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। पर हमने पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो आपको बताते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो पोल के माध्यम से हमारा आज का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको बता दें। क्या भाई जलील के काफिले के पीछे कोई साजिश थी क्या? ये मुख्य मुद्दा है। 90% लोग कहते हैं हाँ साजिश थी, 10% लोग कहते हैं साजिश नहीं थी, लेकिन बहुमत ये मानता है कि हाँ इसमें कोई साजिश जो थी वो बिल्कुल थी। और इसी का असर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि इतने सारी गाड़ियां अगर जाएंगी, इतनी सारी गाड़ियां अगर जा रही है तब तक कैसे हो पाएगा? क्योंकि इतनी गाड़ियों का कोई चेकिंग अगर नहीं हो रही है, इतने सारे लोग वहां पर आ रहे हैं, वो सीधा कैसे अगर टोल को पार करेंगे, कोई रुकेंगे नहीं, तो ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। कैसे देखिए, ये सारे कानूनों को धज्जियां उड़ाते हुए नाम ये तिरंगा रैली दे रहे हैं, लेकिन कैसे इन्होंने ये अपराध किया है, जाम किया है सड़कों को। सोचिए, इस दौरान अगर कोई इमरजेंसी गाड़ी वहां से जानी होती थी तब क्या हो सकता था, और इन गाड़ियों के अंदर क्या क्या हो सकता है, आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि सोच एआईएमआईएम की सारी दुनिया जानती है, सनातन विरोधी इनकी सोच है। हाथ में झंडा तो जरूर लेके चल रहे हैं, लेकिन इनका मकसद अच्छा नहीं है, इनके इरादे नेक नहीं है। कुछ भी किया जा सकता था, गाड़ियों में तस्करी की जा सकती थी, हथियार हो सकते थे, विस्फोटक हो सकते थे। और अब ये देखिए, ये उन्मादी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आखिरकार डंडे का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि एक सही इलाज है इन लोगों का, जो कि एक सही इलाज है। और इनका ये इलाज ये देखिए, कितना लंबा काफिला इन्होंने यहां पर दिखाया, इतना लंबा काफिला, ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया गया था। अब आगे चलते हैं, अगले मुद्दे की बात करते हैं। शाही ईदगाह वाला मुद्दा आपको बताते हैं, जहां पर सुदर्शन न्यूज की जीत हुई है। कैसे डीडीए की जमीन को वक्फ जो है वो अपना बता देता है, वक्फ अपना बता भी देता है, और फिर जब उस पर कार्रवाई होती है तो फिर ऐसी कार्रवाई होती है कि कोर्ट जो है कड़ी फटकार यहां पर लगाता है और बोलता है कि आपने जो कुछ भी बोला है उसको आपको हटाना चाहिए, वो बातें नहीं बोलनी चाहिए। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि भाई कैसे असर जो है वो हुआ है हमारी खबर को दिखाने का। ये देखिए, यहां पर कैसे सड़क पर कब्जा कर लिया गया, वजू खाने के रूप में इसको बना दिया गया। ये अतिक्रमण की पराकाष्ठा है। कोर्ट ने क्या कहा है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश स्पष्ट रूप से किसी अधिकार क्षेत्र से परे था। ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने क्या कहा ये हम आपको बता रहे हैं। शाही ईदगाह पर अतिक्रमण ना करने के लिए निकाय प्राधिकारियों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये देखिए, दावा किया गया था कि ये एक वक्फ संपत्ति है। कहां से वक्फ संपत्ति है? समिति ने 1970 में प्रकाशित एक गजट अधिसूचना का हवाला दे दिया। तो शाही ईदगाह पार्क मुगल काल के दौरान निर्मित एक प्राचीन संपत्ति है, जिसका उपयोग नमाज अदा करने के लिए किया जा रहा है। वक्फ ये कहता है।
स्पष्ट किया गया कि शाही ईदगाह ने आसपास के पार्क या खुला मैदान डीडीए की संपत्ति है। डीडीए की संपत्ति पर कब्जा। दिल्ली वक्फ बोर्ड भी धार्मिक गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पार्क के उपयोग को अधिकृत नहीं करता है। शाही ईदगाह से आप सोचिए सटे और ईदगाह की दीवारों के भीतर स्थित पार्क अथवा खुला मैदान डीडीए की संपत्ति है। ये देखिए, डीडीए की जीत हुई। यहां पर दायर आवेदन की कुछ पंक्तियां जो है उस पर कड़ी आपत्ति जो है वो जताई गई थी कोर्ट के द्वारा। तो लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी गई और सोचिए, इनको लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा से ही इतनी चिढ़ यहां पर होने लगी थी। तो ये देखिए, देश की धरोहर को अपना बताना हो या देखिए मंदिरों तक की समूचे गांव पर कब्जा करना हो, वक्फ अपने खोखले दावों के साथ हमेशा अपनी टांग उठाने को तैयार रहता है। पर अब ऐसा कुछ हुआ है जिससे वक्फ का वजूद ही उजड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग समझना चाहेंगे कि वो कैसे, तो ये देखिए, सुदर्शन न्यूज की कई बातों के अनुसार हमारी खबर का असर जो हुआ, ईदगाह मस्जिद समिति इस देखिए अदालत के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है, ये आरोप लगाया गया है वक्फ के ऊपर। दिल्ली में सबसे बड़े लैंड जिहाद का ये पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में शाही ईदगाह के पास स्थित डीडीए पार्क की जमीन पर लैंड जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है और डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामने आ गई। इस पर हमारा एक वॉक थ्रू आपको दिखाते हैं, हमारे रिपोर्टर ने वहां से जो किया है आपके लिए, ताकि मामले को अच्छे से समझ पाए। देखिए, सुदर्शन न्यूज ने आपको कुछ महीने पहले दिखाया था कैसे लैंड जिहाद करके ये ईदगाह की जो मस्जिद है उसको पूरी तरह से डीडीए का पार्क ये जो है वो कब्जा किया गया था और कैसे यहाँ पर वजू खाना बनाया गया था। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के दावे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई और कहा है कि ये जमीन जो है वो डीडीए और एमसीडी की है और जिसके बाद से यहाँ पर अंदर जो है पूरे पार्क के अंदर अब वो पूरी तरह से एमसीडी और डीडीए के अपने हाथ में लेने के लिए कवायद शुरू हो गई है। भारी पुलिस बल जो है वो अंदर तैनात किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं वो भारी पुलिस बल जो है वो है सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां लगाई गई हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया, वक्फ बोर्ड को फटकार लगी है। चलिए, इसी खबर पे हमने जो पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा वो आपको बताते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर पोल के माध्यम से हमारा प्रश्न कि भाई वक्फ का वजूद जल्द ही खत्म होने वाला है क्या? 14% लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन 86% लोग इस उम्मीद में हैं और इस पॉजिटिव थिंकिंग को हमारा सैल्यूट है। हम तो कहते हैं जल्द खत्म हो जाएगा वक्फ, दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। बात करेंगे राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले की। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल जनहित याचिका में भारत सरकार से निर्णय के बारे में पूछा है। जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी सूर्यभान पांडे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवालों का जवाब देने को कहा है। राहुल गांधी की नागरिकता पर पहले भी विवाद हो चुका है। इस मामले में अन्य लोगों ने भी देश की अलग अलग कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में याचिका पर सुनवाई कर चुकी है। तो प्रयागराज हाईकोर्ट ने क्या कहा, यह आपको बता देते हैं। याचिकाकर्ता शिशिर ने हाईकोर्ट के सामने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। शिशिर ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता शिशिर ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के सामने राहुल गांधी की याचिका को लेकर 2 आवेदन दिए हैं। ये आवेदन नागरिकता कानूनों के तहत दिए गए हैं। याचिकाकर्ता शिशिर ने गृह मंत्रालय में दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई के लिए प्रयागराज हाईकोर्ट का रास्ता लिया है। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय से पूछा कि उसने इन आवेदनों पर क्या एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को आदेश दिया है कि वह गृह मंत्रालय की कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट के सामने रखें। तो ये मुद्दा था नागरिकता का, राहुल गांधी का, जिसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तो अब कोर्ट की तरफ से इस डायरेक्शन को जो है वो आपको देखिए, इसका ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब इस पर कार्रवाई क्या की गई है। कार्रवाई के बारे में ये सवाल पूछे गए हैं राहुल गांधी को लेकर। ये बड़ा मुद्दा अब चल रहा है। तो आपने देखा ये
कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन की बात हमने यहां पर की गई है और उनकी ऑब्जर्वेशन भी हमने आपको बताई। तो देखिए, मंदिर के प्रसाद में कैसे मिलावट हो सकती है, इसके कई उदाहरण हैं। हालांकि एक मुद्दा रिसेंटली जो आपने देखा था, जहां पर तिरुपति पर आरोप लगाया था कि भाई वहां पर जो घी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कैसे जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल, जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, मछली के तेल का इस्तेमाल। लेकिन एक और ये मुद्दा आया जहां पर देखिए, जो नकुलदाना जिसको कहते हैं, ये जो प्रसाद बनाया जाता है, ये कहां पर बनाया जा रहा है, ये आप तस्वीर के माध्यम से देखिए। हिंदू आस्था पर ये फिर से हमला हुआ है, फिर से एक और हमला यहां पर देखने को मिला है, जहां पर सनातनियों की आस्था पर यह प्रहार हुआ है। एक पोल्ट्री फार्म में आप सोचिए, अगर प्रसाद को बनाया जाएगा तो उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और ये खबर इतना दिल दुखा देने वाली है कि भाई सोच के भी तरस आता है कि जो हिंदू इस प्रसाद को भगवान के सामने ले जाता होगा, चढ़ाता होगा, वो कितना बड़ा धोखा उस व्यक्ति के साथ हो रहा है। देश में हिंदू धर्म को टारगेट करना, आस्था के साथ खेलना अब सामान्य होता जा रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर की मैंने बात की, मछली का तेल मिलावट हो जिसमें हिंदुओं की आस्था के साथ खेला गया। अब इसी तरह का मामला ये छत्तीसगढ़ से है, जहां सुप्रसिद्ध माता बलमेश्वरी देवी जी की नगरी डोंडरगढ़ में पोल्ट्री फार्म के संचालक के द्वारा भोग प्रसाद के लिए इलायची दाना बनाया जा रहा था। इलायची दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आज जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने छापा मारा है, जिसके बाद फैक्ट्री में चौंकाने वाला यह खुलासा हुआ है। फैक्ट्री का पंजीकरण भी साथ पैकेजिंग में बड़ी गड़बड़ी दिखी।